हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सेम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का थर्ड टॉपिक। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। हियर द टू वर्ड्स आर important. First one monarchy and another one republic. Republic here means a form of government where people elect their own rulers. मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे लोग खुद अपने रूलर्स, अपनी अथॉरिटी सेलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी सेलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के हेड भी सेलेक्ट करते हैं। मोनार्की तो हमें पता है, अ रूल बाय किंग मीन्स राजतंत्र, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं, अ रूल बाय किंग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मोनार्की एंड हो रही है एंड बिकम्स रिपब्लिक, और वहाँ पे गणराज्य बन रहा है। ठीक है, पीपल्स गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब हम देखेंगे कि वो पीपल्स गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म हो रही है। जैसा कि हमने जाना है कि लुई 16 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करता है, या फिर वो ये चाहता है या फिर वो मानता है कि हाँ ठीक है, अभी से जो भी मेरे पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किए जाएंगे, यानी उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल रहेगा। एक्चुअली इधर तो हाँ बोल देता है कि ओके दैट विल डू, चलेगा, पर वो जर्मनी, जिसे रशिया लिखा हुआ है, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, इससे ये निगोशिएशन करता है। एक्चुअली इस वक्त जो सिचुएशन होती है फ्रांस की काफ़ी टेंस होती है, और इसी सिचुएशन में वो पब्लिक को कहता है, वहाँ के लोगों को करता है, मीन्स वहाँ के लोगों को, फ्रांस के लोगों को ये कहता है कि हाँ आई एम रेडी टू अप्लाई द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक्चुअली उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, जिसके तहत वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से निगोशिएशन करता है। क्योंकि जो आसपास की जो कंट्री होती है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा वहाँ के भी किंग से ना सोचने लगते कि नहीं, जो फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहे, फ्रांस में जो चेंजेस हो रहे, जो समर से हो रहे 1789 से, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी सिचुएशन उन्हें, उन किंग्स के लिए भी बुरी लगती है। उन्हें लगता है कि जो सिचुएशन अभी फ्रांस में है वो उनके कंट्रीज़ में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इसलिए उनका ये मानना होता है कि अगर वो जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, वो ये मानते हैं कि अगर फ्रांस को सपोर्ट किया जाता है तो वहाँ का किंगडम सेट रहेगा, और जो रिवॉल्यूशन अभी फ्रांस में हो रहा है वो उनके यहाँ पे नहीं होगा, अगर वो इस रिवॉल्यूशन को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। इसी के चलते वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया फ्रांस को हेल्प करना चाहते हैं, यानी फ्रांस के किंग को, लुई 16 को हेल्प करना चाहते हैं। इससे पहले कि ये दोनों अपनी ट्रुप्स भेजें, ठीक है, 1792 में जो असेंबली होती है, नेशनल असेंबली, ठीक है, वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देती है। जैसे ही वॉर डिक्लेयर करती है तो उसके लिए सोल्जर्स चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इसलिए मैक्सिमम जो भी सिटीजन्स होते हैं, जो भी जो ऐसे लोग होते हैं जो रिबेलियन होते हैं, वो सभी इस वॉर में इंगेज हो जाते हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि वॉर किसी कंट्री का किसी कंट्री के लिए नहीं हो रहा है, ये वॉर एक्चुअली हो रहा है फॉर द डेमोक्रेसी। ये वॉर हो रहा है फॉर डेमोक्रेसी, मीन्स ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी को चाह रहे हैं, और अगेंस्ट में, अपोजिशन में ऐसे लोग हैं जो मोनार्की को पसंद कर रहे हैं। ये वॉर फ्रांस वर्सेस जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया नहीं था, जबकि ये वॉर डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की था, जिसके वजह से लोग अपनी डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, जो मोनार्की ने अपने मनपसंद तरीके से जो रूल किया था उसे अगेंस्ट करने के लिए, इनके किए गए गलत तरीकों को गलत ही कहने के लिए, और जो भी किंगशिप है जिसे हम राजतंत्र कह रहे हैं उसे हटाने के लिए एक्चुअली ये वॉर था। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम लोग इस वॉर में इंगेज हो जाते हैं। चूंकि मेल जो सिटीजन्स होते हैं वो इसमें इंगेज हो रहे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फीमेल्स पे आती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी घर में रह के मेल्स संभाल रहे, अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स पे आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि जब फ्रांस या फिर जब ये वॉर हुआ, तब
ये लोग अपनी एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एक सॉन्ग गा रहे थे जिसे हम कहते हैं मार्सेलिस। आगे चल के यही फ्रांस का नेशनल एंथम बनता है। हम देखते हैं कि जैसे ये मार्सेलिस है, ये रॉजर डी लाइल ने लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रिवोल्यूशनरीज हैं जब ये वॉर पे जा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली सारे टास्क उनकी फीमेल्स कर रही है, पर यहाँ पे देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है। ये जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स थे इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन हमने देखा है। ये इकोनॉमिक स्लो डाउन इसलिए देखा है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक यहाँ पे मेल कर रहे थे अभी वो करने के लिए नहीं है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसी खेती हो, ठीक है, या फिर उनकी कारागिरी हो, या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं अभी वो नहीं कर रहे, जिससे हो ये रहा है कि किसी तरह से इकोनॉमी सीज हो रही है, रुक रही है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉसेस सोसाइटी में देखे जाने लगे। ज़्यादातर फ्रांस के लोग ये मानते थे कि ये जो रिवोल्यूशनरी वॉर्स है ये कंटिन्यू रहने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश रहे। और ये डिस्कस करने के लिए, या फिर ये डिस्कस कहाँ पे होगा, तो लोग एक साथ डिस्कस करते थे। बेसिकली कैफ़े हाउसेस ही इनके पॉइंट्स बन गए और लोग अपने अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने लगे। जब ये पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाने लगे तो ग्रुप इन द सेंस कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल होते थे जो एक थॉट्स को फॉलो करते थे। इसी, अगर आज के तारीख में हम इसे कहते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स ना कहते हैं, हम इसे पॉलिटिकल क्लब्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, आज का जो वर्ड है वो पॉलिटिकल पार्टीज है। बट पहले ये पार्टीज नहीं होती थी, ये होते थे पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल क्लब इसलिए क्योंकि ये जो लोग होते थे बेसिकली आइदर दे फ्रॉम द लर्न वन और द पीपल हु आर नॉट लर्न है, ये भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बट वो अपनी पॉलिसीज़ को एक क्लब के माध्यम से चलाते थे। वो सभी एक साथ आते थे, जैसे कैफे हाउसेस में अपनी पॉलिसीज़ डिस्कस करते थे, एक साथ आते थे, ग्रुप्स में आते थे, एक तरह से क्लब में ज्वाइन हो जाते थे, अपनी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते थे। गवर्नमेंट में जो क्या चेंजेस हो रहे, क्या नहीं हो रहे, इन चीज़ों को थोड़ा सा जानते थे, क्योंकि ग्रुप्स में बहुत सारी चीज़ें होती थी। जो लर्नेड पीपल होते थे, वो जो नॉन लर्नेड पीपल होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको भी वो बातें समझाते थे जो गवर्नमेंट में चल रही। इसका मतलब कि चाहे बंदा पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो सारी बातें समझ रहा है, सीख रहा है। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट में चेंजेस हो रहे वो उसे पता है, भले ही उसे वो एजुकेशन है उसके पास नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ही इज़ नोइंग व्हाट इज़ देयर इन गवर्नमेंट एंड व्हाट हिज इंटरेस्ट कैन बी प्रोड्यूस। ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग फॉर द सेम कि वो उसका इंटरेस्ट किस तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, वो उनको भी बताते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें इसी तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स में जेकोबिन्स का जो ग्रुप था, जेकोबिन क्लब, वो ज़्यादा पावरफुल था, जिसे सेंट जेकोब के नाम पे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। यहाँ पे एक और बात जो हमें बतानी है कि वो 1719 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने देखा था कि एक एक्टिव सिटीजन्स थे और एक दूसरा पैसिव सिटीजन्स थे। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग का राइट था, जबकि पैसिव सिटीजन्स को किसी भी तरह के कोई वोटिंग राइट नहीं थे। हम ये लिख सकते हैं जिससे नो वोटिंग राइट्स। तो अगर इनको वोटिंग राइट्स नहीं है, इसीलिए जैसे हम ये कह रहे कि नहीं, ये पॉलिटिकल ग्रुप्स इस्टेब्लिश हो गए। और वो इसी बात, ये भी एक बात थी उसमें, एक इनका पॉइंट था कि हाँ, वोटिंग सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लेवल पे होना चाहिए, यानी सबको मदाती मीन्स सबको वोटिंग राइट होना चाहिए, ये उनका मेन थिंकिंग था। और इसी तरह से बहुत सारे जो इश्यूज थे ये पॉलिटिकल क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं उस पॉलिटिकल ग्रुप की या फिर उस पॉलिटिकल क्लब की जिसे हम जेकोबिन क्लब कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये भी बताया था कि हम जो अभी बात करने वाले जेकोबिन क्लब की बात करने वाले। इस जेकोबिन क्लब का जो मेन हेड था जिसका नाम था रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन। अभी अगर हम देखेंगे तो जेकोबिन क्लब में मेनली कितने लोग थे या फिर किस तरह से लोग थे, सॉरी कितने लोग नहीं, किस तरह के लोग थे, ये माना जाता है ये सबसे पावरफुल का क्लब था। और इसमें नॉन प्रॉस्परस या फिर हम पुअर पीपल कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा नॉन एजुकेटेड मिडिल क्लास कह सकते हैं, नॉन एजुकेटेड मिडिल क्लास और पुअर। वो ये मानने चाहते थे, वो ये मानते थे कि जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं
तो उसका जो भी इफेक्ट है वो एंड तक होना चाहिए, उसका जो भी बेनिफिट्स है वो एंड पीपल तक मिलने चाहिए। अब चूँकि जो एजुकेटेड पीपल थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का वे सही लग रहा था, और जो नॉन एजुकेटेड क्लास था, अगर हम ये जाने कि कहीं ना कहीं ये एक्सप्लॉइटेड क्लास था मोनार्की के अंडर में, तो ये इनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी रिबेलियन टाइप की थी। अब ये रिबेलियन टाइप के लोग हैं तो डेफिनेटली इनका जो डिसीजन होगा ये थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट होता था, और ये इसी तरह की डिसीजंस को आगे भी रखते थे। इन्होंने अपना ग्रुप और इन्होंने अपना एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। बेसिकली हम देखते हैं इसमें कि इसमें जो इंक्लूड होते थे वो शॉपकीपर, आर्टिसंस, वॉचमेकर, पीसेंट्स, डेली वेजेस वर्कर, इस तरह के लोग इसमें थे। इससे हम समझ सकते हैं कि नहीं, मैक्सिमम जो भी इसमें थे काफ़ी नीचे तबके के लोग थे या फिर काफ़ी बेसिक लेवल के लोग थे, जो इस तरह अगर हम एक वर्ड में कहें तो थर्ड स्टेट के नॉन प्रॉस्परस सिटीजन्स यहाँ पे थे। अगर हम इस तरह से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जैकोबिन क्लब्स को बनाते थे। अब जैकोबिन क्लब के लोगों ने डिसाइड किया कि ये स्ट्रिप वाला पैंट वगैरह पहनेंगे। अब ये इसका रिलेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस ज़माने में डॉक वर्कर्स जो होते थे वो इस तरह के स्ट्रिप पैंट यूज़ किए करते थे। अब ये स्ट्रिप जो होती थी, स्ट्रिप पैंट पहनने का एक खास मकसद था। यहाँ पे ये शो करना था जैकोबिन क्लब्स को कि हाँ दे आर इक्वल बाय नॉट बाय जस्ट वॉइसेस बट दे आर इक्वल थ्रू देयर अपीयरेंस टू, यानी वो अपीयरेंस से भी एक जैसे ही है। अब अपीयरेंस में एक जैसे यानी कहने का मतलब है कि उस ज़माने में जो रिच सेक्शन सोसाइटी के लोग थे, जिसे मोनार्क कहते हैं या नोबल्स कहते थे, वो घुटनों तक वाले पैंट पहनते थे। अब इसका मतलब ये है कि उसके बाद वो काफ़ी लंबे जूते पहनते थे, और ये इनका ट्रेडिशन था, ये उनका एक कल्चर था या फिर ये उनके पहनावे का एक तरीका था। अब क्योंकि मोनार्की एंड हो रही है तो मोनार्की के साथ मोनार्की के जो टर्म्स है, जो अपीयरेंसेस है, वो भी डिलीट होनी चाहिए, वो भी नष्ट होनी चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसलिए उन्होंने एक नया फैशन डेवलप किया। वो इस आपके बुक्स में भी दिखाया गया है। काफ़ी लॉन्ग ट्राउज़र यूज़ करते थे, जैसे कि डॉक वर्कर यूज़ करते थे। वो एक उनका एक कहना है कि अगर वो इस तरह से करते हैं तो डेफिनेटली इक्वालिटी आने में या फिर इक्वालिटी शो करने में भी उनको ज़्यादा हेल्प होगी। और सिर्फ खान पान में ही क्यों, तो पहनावे में भी, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं तो हर लेवल पे, सोशल लेवल पे भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत उन्होंने और स्ट्रिप से की थी। दूसरा कि ये वो रेड कैप भी पहनते थे। रेड कैप सिंबल था फ्रीडम का। तो अगर रेड कैप पहने हैं तो डेफिनेटली दे आर फ्री। वो ये शो करना चाहते थे कि दे आर एंडिंग द मोनार्की एंड दैट थॉट्स एंड दे आर uplifting the democratic values through their appearances, through their food, through their daily activities. Actually, they want to be look apart from the knee beaches. They want to be separated. They want to get separated from the knee beaches. They want to show that it is the end of the rule of knee beaches. अब हम बात करने जा रहे हैं 1792 के मेन इवेंट की कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ थे। अब हम देखते हैं कि 1792 में बेसिकली जो फूड प्राइसेस है उनके प्राइस काफ़ी बढ़ गए और फूड की शॉर्टेज होने लगी। लंबी लंबी कतारें लगती थी, लंबी लंबी लाइंस लगती थी राशन शॉप की तरफ या फिर ब्रेड्स की तरफ। बट फिर भी वुमेन्स को अपने बच्चों को खिलाने के लिए या फिर खुद के खाने के लिए भी ब्रेड तक जो उनका मेन डाइट था या फिर जो उनका मेन फूड था वो भी उन्हें नहीं मिलता था, जिसके चलते 1792 में जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने एक हिंसक योजना बनाई, जिसे हम कह सकते हैं काफ़ी खतरनाक। उन्होंने एक प्लानिंग किया। अब ये प्लानिंग इसलिए था, उनका ये मानना था, उनका ये कहना था जैकोबिन क्लब्स का कि अगर उनमें कुछ चेंजेस लाने हैं सोसाइटी में उन्हें, तो डेफिनेटली सबसे पहले उन लोगों को एंड करना होगा जिनकी वजह से सिचुएशन डेवलप हुई। अब वो लोग हैं बेसिकली मोनार्क और नोबल्स। उनको ये कहना था कि नहीं, इनको सारी फैसिलिटीज़ है, वो ये काफ़ी अच्छा लाइफ
जी रहे, जबकि उनके वजह से आज थर्ड स्टेट इस तरह की हालत के लिए जिम्मेदार है। एज ये लोग उनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। अगर वो गवर्नमेंट को ढंग से मैनेज नहीं कर सकते तो इसके पीछे भी उनका ही हाथ है, जिसकी वजह से इन लोगों को हटाना या फिर इन लोगों को पूरी तरह से एंड करना, यही उनको सही सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। और यही था, इसकी ही चलते इन जैकोबिन क्लब्स ने टुलेरे के महल पे हमला कर दिया, जहाँ पे उन्होंने किंग को बंदी बना लिया, लुइस 16 को, और उसके साथ उसकी रानी को भी। और एक्चुअली उन पे चार्ज लगा गया ट्रिजन का। ट्रिजन का मतलब होता है देशद्रोह, क्योंकि इससे पहले भी हम ये जान चुके हैं कि वो सीक्रेट निगोशिएशन कर रहा था। जैसे कि हम जानते हैं लुइस 16 सीक्रेट निगोशिएशन में बिलीव रख रहा था और उसने सीक्रेट निगोशिएशन के लिए हामी भर दी थी, और इधर लोगों को बोलने के लिए कि हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेगा, ये उसने मान लिया था। बट इसी के चलते उस पर ट्रिजन का चार्ज लगा दिया गया और उसे डेफिनेटली मार दिया गया। अब वो किस तरह से मारा गया, वोटिंग पहले तो मारने के पहले उसे जेल में ही डाल दिया गया, और उसे जेल में डालने के साथ ही एक नया कानून पास किया गया, जिसमें सभी में जो 21 साल के ऊपर है, आइदर दे हैव प्रॉपर्टी आइदर दे डोंट हैव प्रॉपर्टी, इन सबको वोटिंग का राइट हासिल हुआ। ये जो नई असेंबली थी, जैसे कि हम देखते हैं 1792 में जो एक नई असेंबली इस्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने 21 सितंबर 1792 को एक कन्वेंशन पास किया, जिसमें हम ये जानते हैं कि नहीं जो न्यूली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी या फिर न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, इन्होंने 21 सितंबर 1792 को एक कन्वेंशन किया। इस कन्वेंशन के हिसाब से इन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद मोनार्की को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किंग को बंदी बना लिया था। और इस कन्वेंशन के बाद उन्होंने फ्रांस में मोनार्की को पूरी तरह से एंड कर दिया और डेमोक्रेसी आ गई है, ये एक तरह से उन्होंने आधिकारिक तौर पे डिक्लेयर कर दिया। इट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, डेमोक्रेसी यानी इस तरह का गवर्नमेंट फॉर्म जहाँ पे गवर्नमेंट भी चुनी जाएगी और गवर्नमेंट के लोग इनके द्वारा खुद चुने जाएंगे लोगों के द्वारा। और एक बात जहाँ पे बोलना है, देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की। इसका मतलब है कि अभी और कोई किंग के बाद किंग नहीं बनेगा, और कोई किंग के बाद किंग नहीं बनेगा। यहाँ पे जैसे हमने 2 डेट्स लिखे, उसमें से दूसरी डेट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पहली डेट तो कन्वेंशन के लिए, और दूसरी डेट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में। मीन्स उसे ख़त्म कर दिया गया, उसे गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन का मतलब होता है कि ये इस तरह से एक बड़ा डिवाइस होता है जिसमें 2 पोल लगे होते थे, और ये लगभग इस तरह का डिवाइस होता था जिसमें एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता था, बाय विच अ पर्सन इज बीहेडेड। एक तरह से इस तरह से जो कहने का मतलब है कि उसे गिलोटिन कर दिया गया। सेम उसकी जो रानी थी मैरी एंटोनेट, उसको भी यही सज़ा नसीब हुई। तो अभी हमारा जो टॉपिक चलेगा जिसका नाम है रेन ऑफ टेरर। इसका मतलब है सीधा सीधा आतंकराज। 1793 से 1794, इससे पहले की तो इवेंट हमें पता है, जैसे कि 21 जनवरी 1793 को हमने देखा कि किंग को मार दिया गया। उसके बाद जैकोबिन क्लब्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आने लगा, उनकी एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैकोबिन क्लब का जो हेड था, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, उसने कुछ सीवियर कंट्रोल की पॉलिसीज़ लाई। सीवियर कंट्रोल यानी उसका ये कहना था, उसकी सोच थी कि नहीं, जब तक ये लोग हैं तब तक हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ख़त्म कर देना
और प्रैक्टिकल लेवल पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, ये उसकी थिंकिंग थी। इसी के चलते हम देखते हैं कि 1793 और 1794 इसके बीच जो भी एक्शंस हुई या फिर इसके बीच जो भी चीज़ें की गई, इसे ही हम रेन ऑफ टेरर कह रहे हैं। किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, किस तरह की नहीं। तो रॉबेस्पियर ने एक्चुअली सीवियर कंट्रोल की पॉलिसीज स्टार्ट की। इसका मतलब कि जो भी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग थे, चाहे वो नोबल्स हो, एक्स नोबल्स हो, क्लर्जी हो, ठीक है, जो भी गलत पाया गया, जो अदर पॉलिटिकल मेंबर्स हो, यहाँ तक कि उसके अपने पार्टी के मेंबर्स हो, अगर वो गलत है तो जो जैकोबिन क्लब का रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल था, यहाँ पे उसे लाया जाता था, उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते थे। इफ़ ही इज़ नॉट अनेबल टू सॉल्व द चार्जेस, इट मीन्स ही विल बी पनिश्ड और ही विल बी गिलोटिन्ड, या तो उसे गिलोटिन कर दिया जाता। तो कहने का मतलब ये रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी एक तरह से उनका कोर्ट ही था, जहाँ पे वो उस बंदे को लाते थे जिन्हें वो लगता है कि नहीं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है, या फिर ये डेमोक्रेसी के इस्टेब्लिश करने में रोड़ा हो सकता है। तो जितने भी उस ज़माने में नोबल्स थे, ड्यूक्स थे, या फिर जो भी किंग के अंडर में लोग थे, वो या तो उन्हें पेरिस छोड़ के भाग जाना पड़ा दूसरी कंट्रीज़ में, या तो उन्हें इन चीज़ों को फेस करना पड़ा है। तो जो भी है उनको यहाँ पे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में लाया जाता। अब अगर उन पे चार्जेस क्लियर होते या फिर लगते, डेफिनेटली फिर उन्हें गिलोटिन कर दिया जाता। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कुछ नई पॉलिसीज़ भी डेवलप की, जिसे हम कह सकते हैं सोशल या फिर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़। सोशल या फिर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ वो इसलिए क्योंकि अभी उनके हाथ में गवर्नमेंट आ गई थी, जिसे हम ये मान सकते हैं कि चलो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट है। अब रॉबेस्पियर गवर्नमेंट सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पे कुछ हद तक डेवलपमेंट कर रही है, और किस तरह के है कि जो भी पेमेंट है उन्होंने उसकी हाईएस्ट रेशो सेट कर दिया कि नहीं इतना पेमेंट होना ही चाहिए। जो भी ग्रेन्स के रेट्स थे वो भी सेट कर दिए गए कि हाँ ये इतना ग्रेन्स इस रेट में इस हाईएस्ट रेट तक सेल होना चाहिए, और वो फोर्स कर रहे थे ताकि सभी को ये राशनिंग हो पाए। और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रेड, मीट वगैरह इसका राशनिंग शुरू कर दिया ताकि हर एक पर्सन तक वो राशन पहुंचाया जा सके। एज इवन कुछ चीज़ें बैन कर दी गई, जिसे हम वाइट फ्लोर कहते हैं, ठीक है, जिसका ब्रेड बनता था वो भी बैन कर दिया गया, और होल व्हीट ब्रेड कंपलसरी कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं, खान पान में भी इक्वालिटी होगी, कपड़े पहनने के तरीकों में भी उन्होंने हमने देखा कि इक्वालिटी की। तो यहाँ पे अभी हम ये देख रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों में भी उन्होंने इक्वालिटी की। अगर ये देखा जाए तो ये पहले की सिचुएशन से एकदम रिवर्स था। अगर हम फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की लाइफस्टाइल देखें तो वो थर्ड स्टेट से एकदम अलग थी। अब मान के चलिए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये कुछ रहा ही नहीं, यहाँ पे सभी थर्ड स्टेट जैसे हैं और सभी को एक ही पॉलिसी को अप्लाई करना है, यहाँ तक कि एक ही तरह के खान पान को उनको एक्सेप्ट करना है। अब होल व्हीट ब्रेड है जिसे हम पेंडेलाइट के नाम से भी जानते हैं, वो ही कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ पे हम एक और डिटेल देंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे मॉन्सर एंड मीन्स पहले फ्रांस में मैडम वगैरह बोलने की, मैडम सर बोलने की एक अलग रिस्पेक्ट थी, जहाँ पे उनके लोकल वर्ड्स भी बताए गए हैं जैसे कि मॉन्सर एंड मैडम। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा बदला गया है। इसका मतलब कि इक्वालिटी सिर्फ खान पान में भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि बोलने के एक्सप्रेशन में, किसी के रिस्पेक्ट देने के एक्सप्रेशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। तो सिटोयन एंड सिटोयन, सिटीजन, तो इस वर्ड को अभी लागू कर दिया गया ताकि बोलने चालने में भी, या फिर डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपके बोलने से लेके आपके एक्सप्रेशन तक इक्वालिटी लाई जाए। जैकोबिन क्लब के हिसाब से जो चर्चेस थे ये कहीं ना कहीं किंग के साथ या फिर किंग के जैसा पावर कंट्रोल कर रहे थे, इनके भी पास ज़मीनें थी। तो पॉलिटिकल क्लब के हिसाब से जिस तरह से किंग की गवर्नमेंट थी उसी तरह चर्चेस थे, तो चर्चेस भी बंद कर दिए गए
और उनको या तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर बैरक्स में, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ये मिलिट्री रहती है, ऐसे घरों में उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसे पार्ट्स में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल हियर, रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इतनी सीवियरली इन्फोर्स करता गया है कि उसके खुद जो मेंबर्स थे, उसके पॉलिटी के खुद के जो मेंबर्स थे, वो चाहते थे कि इसमें भी कुछ चेंजेस हो, वो पॉलिसीज में चेंज हो। शायद उन्हें वो जो कर रहा था कुछ वक्त के लिए उन्हें अच्छा भी लगा हो, पर एक वक्त ऐसा भी आया जब उनको उसकी खुद की पार्टी के लोगों को लगने लगा ही नहीं, अभी जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बट रॉबेस्पियर किसी के भी अगेंस्ट या फिर किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, किसी के भी अपोजिशन को एक्सेप्ट करने को कैपेबल मीन्स वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था किसी के भी अपोजिशन। तो अल्टीमेटली जैकोबिन क्लब्स ने पाया कि वो खुद भी गलत है रॉबेस्पियर, तो उस पर भी चार्जेस लगाया गया और सेम रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उसे भी अपराधी माना गया और उसे भी सेम फेट मिला, मीन्स ही वाज आल्सो गिलोटिन्ड, उसे भी गिलोटिन कर दिया गया, उसे भी मार दिया गया। तो जो पॉलिसीज हो सकता है कि तो उसे भी मार दिया गया, दैट्स इट। रॉबेस्पियर वाज अरेस्टेड इन 1794 एंड ही वाज आल्सो किल्ड। अभी हम बात करने वाले डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अगर हम देखें कि ये डायरेक्टरी रूल्स क्या है, तो इससे पहले हम छोटी सी डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन ये है कि जैसे हमने देखा कि फ्रांस में मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गई थी, पर ये जो मोनार्की तो डेमोक्रेसी है, ये मैनेज किस तरह से होगी। सबसे पहले जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है तो डेमोक्रेसी अपने साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाती हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से शेयर्ड होती है, जबकि मोनार्की में ऐसा नहीं होता। मोनार्की में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किंग देखता है और किंग उसे लोनली या फिर विद मिनिस्टर मैनेज करता है, जबकि डेमोक्रेसी में अलग अलग पोस्ट आती है और अलग अलग लेवल के लोगों को मैनेज करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में ये जो चेंजेस हो रहे थे उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें मिस्टेक के दौर से जाना पड़ रहा था। मीन्स कई बार उनकी गलतियां होती, फिर वो उस गलती को सुधारते, फिर कई गलतियां होती, फिर उसका कोई फ़ायदा उठा लेता तो किसी और को फ़ायदा होता, और इस तरह से वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि उनके लिए डेमोक्रेसी का जो एक्सपेरिमेंट है ये कम्प्लीटली नया था, लोगों को बिल्कुल एडोप्टेबल था। वो चाहते थे कि वो मीन्स ये चेंजेस हो, पर ये चेंजेस किस तरह से हो, जैसे कि हमारे कंट्री में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हुआ, क्योंकि तब तक काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस दुनिया में हो गए थे। पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस आ गए थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में शायद इन चीज़ों पे हमारी कंट्री में इनसे आगे की कंडीशन बनी। पर यहाँ पे तो ये कंडीशन डेवलप हो रही थी, जनरेट हो रही थी। तो हमने देखा कि 92 के हमने चेंजेस देखे, दैट इज 1792 के हमने चेंजेस देखे, हमने 1793 के चेंजेस देखे, हमने 1794 के चेंजेस देखे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर खत्म हो गया था, मर गया था, ही वॉज गिलोटिन। और उसके बाद गवर्नमेंट कैसे संभाली जाए। अब चूंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ही वॉज अलोन इन दैट पार्टी, वो वॉज सच अ पावरफुल गाय। सो कहने का मतलब है कि एक पॉलिटिकल ग्रुप की पूरी कमान एक ही पर्सन के हाथ में थी, जिसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। वो एक ही पर्सन इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के लोगों को या फिर गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, वन पर्सन कंट्रोल इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ऑलरेडी उनका ये कहना था कि जैसे मैनेजमेंट तो अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए और जुडिशियरी भी अलग होनी चाहिए। कहने का मतलब तो उन्होंने ये दे दिया, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने जिस तरह की पॉलिसीज़ को फॉरवर्ड किया तो लोग इन पर भरोसा करने लगे थे, एंड ही वॉज अलोन द लीडर। और ये इस तरह से ना हो, क्योंकि ये जो भी हुआ इसका एंड उस पॉलिटिकल ग्रुप के हेड के एंड से ही हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी एक पर्सन के हाथ में पावर आ जाए तो वो एंड होगा या फिर उसका कुछ लॉस होगा। जब ये कंट्री ने देखा, जब ये कंट्री ने आजमाया, तो उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये गलत है।
इसलिए एक नया सिस्टम लाया गया कि नहीं, जो भी गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर वो 1% रूल नहीं होगा, तो उस कंट्रोल को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, और ये डिवाइड करेंगे थ्रू डायरेक्टरी। हम ऊपर की इस पोस्ट पे डायरेक्टरी इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम डायरेक्टरी इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे 1% कंट्रोल ना होते हुए लगभग 5% कंट्रोल होगा। मीन्स डायरेक्टरी में लगभग 5 लोग होते थे, और जो लेजिस्लेचर होता था, ठीक है, तो लेजिस्लेचर ये जो भी अपना डिसीजन होता था इन 5 लोगों के पास भेजता था। यानी अब प्रॉब्लम ये है कि या तो ये लोग एक में एक से पूरी तरह से कन्विंस चाहिए, या फिर अगर इनका किसी के साथ या फिर लेजिस्लेचर के साथ अगेंस्ट होता है तो ये किसी भी कॉमन टर्म पे अगर यूनिक नहीं हो पा रहे, अगर यूनिक होते हैं तो दैट पर्टिकुलर डिसीजन वुड बी पास्ड। अगर ये यूनाइट नहीं हो पा रहे उस डिसीजन पे, या फिर किसी का अगर लेजिस्लेचर से झगड़ा है तो लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, डायरेक्टरी को बर्खास्त कर रहा है, ठीक है, फिर नई डायरेक्टरी एस्टेब्लिश कर रहा है। फिर से उस 5 लोगों में कोई दिक्कत होती है, 2 को पसंद आ रहा है, 3 को पसंद नहीं आ रहा है, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होते हैं तो फिर से लेजिस्लेचर उसे क्लोज कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि लेजिस्लेचर के ऊपर कोई एक पर्सन अभी नहीं है जो लेजिस्लेचर डिसीजन को अप्रूव कर दे। अब हो ये रहा है कि 5 लोग हैं और 5 लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर कोई एक्सेप्ट करता है, कोई रिजेक्ट करता है, तो कोई एक चीज़ नहीं बन पाती, एक सहमति नहीं बन पाती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी फेल्योर दिख रहा है, या फिर ये सिस्टम की ये लॉसेस अब दिखे जाने लगे डायरेक्टर रूल्स के। पहले तो उन्होंने वो 1% गवर्नमेंट या फिर 1% कंट्रोल निकाल दिया, और जहाँ पे 5 लोगों के हाथ में कंट्रोल दे दिया, ठीक है। और अभी यहाँ पे डायरेक्टरी बोर्ड को जब ये कंट्रोल दिया गया तो डायरेक्टरी में भी प्रॉब्लम आने लगे। फ्रांस के लोगों को लगा था कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व न होते हुए और ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। और यही जो प्रॉब्लम होता था डायरेक्टरी का, जो लेजिस्लेचर के साथ जो अनबन होती रहती थी, जिससे लेजिस्लेचर बार बार डायरेक्टरी को कैंसिल कर देता था, रिजेक्ट कर देता था, इसके चलते जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई उसका फ़ायदा नए उभरते हुए किंग ने ले लिया, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। इन दोनों के झगड़े, लेजिस्लेचर और डायरेक्टरी के झगड़े में, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना मैनेजमेंट डेवलप किया, या फिर अपनी फिर से किंगशिप डेवलप कर दी, फिर से एक तरह से मोनार्कियल पार्ट, या फिर हम ये कहें कि राजतंत्र डेवलप करने की कोशिश करने लगा वो। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस हुए। सबसे पहले तो जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन था, या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो वोट नहीं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, बेसिकली उन्हें वोटिंग के राइट से हटा दिया गया। यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है वही रूल करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो वेल्थियर सेक्शन है उसके पास गवर्नमेंट जा रही है। अगर ऐसा कानून बन रहा है तो डेफिनेटली जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास पैसा है, वही गवर्नमेंट बना सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। सो यहाँ पे एक तरह के जो कानून है इसका फ़ायदा बेसिकली वेल्थियर मिडिल क्लास को हुआ। इन सारे चेंजेस में हमने देखा है कि जो फ्रांस ने जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल रखे, जिसे हम कहते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, ये कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की गवर्नमेंट आने के बाद भी ये लोगों के लिए आइडियल बने रहे कि नहीं, कोई भी जो भी चीज़ें हमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये हमेशा होनी ही चाहिए। फ्रांस में यही वो आइडियल्स रहे जो फ्रांस के लोगों को हमेशा इग्निट करते थे, हमेशा एनर्जी देते थे कुछ भी नया करने की, गवर्नमेंट में चेंजेस लाने के, इस तरह से।